ये मेरे पास में थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपन इनको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी काम करते हैं या फिर नहीं। 60 डिग्री के एंगल पे डाली तो मेरे पास में लाइट वापस 60 डिग्री पे ही जा रही है। देखो अगर मैं 70 डिग्री पे डालता तो 70 डिग्री पे डालता तो ये देखो वापस 70 डिग्री पे जा रही है। अगर आप ऐसे चल रहे थे, आपका दोस्त आया, आप उसके इन्फ्लुएंस में आए, तीन चीजें हो सकती है, या तो आप पीछे चले जाओ, या तो आप आगे चले जाओ, या फिर आप न्यूट्रल हो। तो ये रहा अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला मिरर, मैंने मेजर करके भी बता दिया आपको, प्रूव करके। और यहाँ पे अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री वाला एंगल। ये रही उनकी इमेजेस, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है उसमें, ये रही 90 डिग्री पे और ये रही 120। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज अपन को क्लास 10 साइंस चालू करनी है। सबसे पहले अपन क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 चालू करने वाले, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं अपन, चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सो चैप्टर चालू करने से पहले अपन इस चैप्टर में देखते हैं कि अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ऑलराइट, सो चैप्टर के टॉपिक को देखते हुए मेरे को इंडिकेशन मिल रही है कि सबसे पहले मैं लाइट पढ़ूंगा, फिर उसके दो सब टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमिना है जो लाइट शो करती है वो अपन पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले अपन लाइट पढ़ेंगे, फिर इसके दो फिनोमिना है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के भी सब टॉपिक्स है। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है। इस लेक्चर के जो टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लाइट, फिर अपन पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी तीनों फिनोमिना जो लाइट शो करती है, फिर अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, और फिर अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप आज अपन को कवर अप करनी है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइट को ही लेता हूं। अगर कोई नया है तो मैं तरीका बता देता हूँ मेरा, कि सबसे पहले अपन डेफिनेशन पे जाते हैं उस चीज की, जिस भी वर्ड का अपन को पोस्टमार्टम करना है। सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर उसकी रूट्स तक जाते हैं, फिर अपन उसके वर्ड को समझते हैं। ऑलराइट, अगर डेफिनेशन में भी बहुत सारे वर्ड्स है तो उनके भी रूट्स तक जाते हैं, तो रूट करते करते अपन ऐसे चेन चलाते हैं, और फिर अपन बाद में लास्ट में जाते हैं उस वर्ड पे, फिर अपन को उस वर्ड का मीनिंग मिलता है। ऑलराइट, एक्चुअल मीनिंग मिलता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मेरे को बुकिश डेफिनेशन मिलती है लाइट की, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सारी चीजें मैं समझा दूंगा, पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। राइट, सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज ड्यूअल नेचर, क्या है मतलब है अभी थोड़ी देर में समझते। विच हैज ड्यूअल नेचर एंड ट्रेवल्स at a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second in vacuum। अब मेरे को इस डेफिनेशन से पता क्या चला है, सबसे पहले तो मेरे को तीन चार वर्ड मिले कुछ, एक तो ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, और एक ये पूरा मिला मेरे को। राइट, धीरे धीरे करके अपन सारी चीजें समझते। सबसे पहले मेरे पास में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मेरे को क्या बोल रहा है बुक, मेरे को बुक क्या बोल रही है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब सबसे पहले अपन वर्ड पे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब क्या होता है, ये भी दो चीजों से मिलके बना हुआ है, अपन जड़ बाय जड़ जा रहे हैं इसकी। ये मिलके बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हो। ऑलराइट, सो अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, मतलब लाइट जो है वो एक तरीके का रेडिएशन है, और वो किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ऑलराइट, तो लाइट अपने पास में दो चीजों से मिलके बनी हुई, एक है उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और वो स्पेस में रेडिएट होता है, मतलब ट्रैवल करता है पूरे स्पेस में। ऑलराइट, सो अपने पास में लाइट है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब वो किससे मिलके बना हुआ है, एक तो उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। अपन भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं ना, तो लाइट भी ऐसे ऐसे ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। ऑलराइट, और वो रेडिएट करती है पूरे स्पेस में। अब अगली चीज पे जाओ, अगली चीज मेरे को दे रखी है, दैट इज लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब इसके दो तरीके के नेचर होते हैं। अगर एक कोई ट्रैवल कर रही है ना स्पेस में, तो इसके दो नेचर होते हैं ट्रैवल करने के। जैसे अब इंसान का भी नेचर होता है ना, अच्छा बुरा खराब, ऐसा होता है ना। तो और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इंसान के मूड स्विंग होते हैं, अपन को पर्टिकुलर बिहेवियर दिखता है या फिर नेचर दिखता है अपन को इंसान का। ऑलराइट, सो लाइट का भी
पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मेरे को उसका नेचर दिखेगा। कौन सा नेचर? अगर दो नेचर है उसके तो मेरे को एक पर्टिकुलर नेचर दिखेगा उसका। ऑलराइट, सो लाइट के होते हैं दो नेचर। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के होते हैं दो नेचर। सबसे पहला नेचर है पार्टिकल नेचर और सेकंड नेचर अपने पास में आता है वेव नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इंसान के अच्छे बुरे नेचर थे ना, और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मेरे पास में उस इंसान का पर्टिकुलर नेचर दिख रहा था। ऑलराइट, लाइट का भी ऐसा ही है। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मेरे पास में लाइट के दो नेचर, एक तो पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। मतलब अगर लाइट किसी मीडियम में या फिर किसी स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो वो दो तरीके से ट्रैवल कर सकती है। एक तो उसकी पार्टिकल फॉर्म में, मतलब अगर मेरे पास में लाइट है तो वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, और अगर मैं उसका वेव नेचर कंसीडर करूंगा तो वो वेव नेचर में ट्रैवल करेगी। ऑलराइट, इसका मतलब मेरे को समझ में आता है। मतलब कि अगर मैंने पार्टिकल नेचर देखा लाइट का तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी लाइट। ऑलराइट, अगर मैंने वेव नेचर देखा तो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, यहां से यहां पे लाइट और यहां पे भी लाइट। तो लाइट के दो नेचर होते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीजें प्रूव हो चुकी है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स। अगर मैं लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करूँ तो ये पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं फोटॉन्स। ऑलराइट, और ये अपने साथ में एनर्जी कैरी करते हैं जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, अपने साथ में एक एनर्जी कैरी करते हैं। जैसे मैं धूप में जाता हूँ या फिर सनलाइट में जाता हूँ तो थोड़ी देर बाद में मेरे को गर्म फील क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है मेरी सरफेस पे स्ट्राइक करे और वो पार्टिकल्स एनर्जी कैरी करे, और जब वो मेरी स्किन की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वो अपने अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं मेरी तरफ, मेरे लिए, मेरी स्किन के अंदर। ऑलराइट, सो वो एनर्जी मेरे को हीट की फॉर्म में फील होती है, इसलिए मेरे को हीट का सेंसेशन होता है। ऑलराइट, सो लाइट है एक पार्टिकल और एक है वेव। अब मैं इस चैप्टर में कौन से नेचर को कंसीडर करूं? तो मैं इस चैप्टर में कंसीडर करूंगा लाइट का पार्टिकल नेचर। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर शो नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है जो खाली वेव नेचर ही शो कर सकता है। जैसे कि डिफ्रैक्शन, ये सारी हायर स्टडीज में आएगा आपके लिए। डिफ्रैक्शन मैं खाली नाम बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को रीजन बताना है कि अपन पार्टिकल नेचर क्यों कंसीडर कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो खाली वेव नेचर से शो हो सकती है। मगर ये जो बड़ा स्केल है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, बड़े स्केल पे अगर मैं जाता हूँ, एटॉमिक स्केल पे नहीं बात कर रहा मैं, बड़े स्केल पे, इंसानी मतलब आंखों से दिखने वाले स्केल पे बात कर रहा हूँ, तब मैं लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करूंगा। क्योंकि इस स्केल पे मेरे पास में ये सारी चीजें नहीं होती, ये पार्टिकल नेचर में आएगा। ऐसे मैं वेव नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी शो कर सकता हूँ, मगर बड़े स्केल पे मेरे पास में ये सारी चीजें शो नहीं होगी, इसलिए मैं लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करूंगा। ऑलराइट, सो अपन को समझ में आया कि लाइट का मेरे को कौन सा नेचर कंसीडर करना है? पार्टिकल नेचर। अब एक और चीज बची है मेरे पास में, दैट इज लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड इन स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मेरे पास में लाइट चली, यहाँ से चली और यहाँ से प्रोपोगेट करी, यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करी, तो ये लाइट जब ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड वैक्यूम में, मतलब जहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है या फिर उधर कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे लाइट ट्रैवल करेगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। इतनी ज्यादा स्पीड से वो लाइट ट्रैवल करती है स्पेस में। ऑलराइट, सो मेरे को इस डेफिनेशन में सारी चीजें समझ में आ गई कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये एक तरीके का रेडिएशन है जो किससे मिलके बना हुआ है? एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट से। समझ में आई यहाँ तक बात? फिर अपने पास में आता है कि विच हैज ड्यूअल नेचर, दो नेचर कौन से? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और इस चैप्टर में मैं कौन सा नेचर कंसीडर करूंगा? पार्टिकल नेचर। और which travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second in vacuum। ये सारी चीजें समझ में आई, तो मेरे को लाइट समझ में आया कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन को कौन कौन से नोटेशंस या फिर कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। ठीक है, कौन कौन से डायग्राम देखेंगे अपन। सो सबसे पहले तो मेरे पास में यहां से लाइट आ रही थी, यहां से लाइट आ रही थी। अब मैं इसको एक सिंगल ऐसी लाइन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं बड़े स्केल पे बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं वापस हटाता हूं और
यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्टिकल बनाए और इस चैप्टर में मैं कौन सा नेचर कंसीडर कर रहा हूँ, पार्टिकल नेचर, इसलिए मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स बनाए। ये फोटॉन्स थे। अब बड़े स्केल पे तो एक फोटोन तो आ नहीं सकता, एक फोटोन की साइज तो बहुत छोटी होती है, बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे अपने पास में ये ट्रैवल कर रहे, ये कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा बीम ऑफ लाइट। ऑलराइट, बीम ऑफ लाइट। अब अगर मैं सिंगल फोटोन को कंसीडर करता, सिंगल फोटोन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता, तो मैं उसको बोलता कि ये है एक रे ऑफ लाइट। ऑलराइट, सो रे होता है कलेक्शन, बीम होती है कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारी रेज का कलेक्शन अपने पास में बीम कहलाता है। और अगर मैं इसी बीम को बड़े स्केल पे देखूं, यहाँ पे मेरे पास में रे है और यहाँ पे मेरे पास में बीम है, अगर मैं इन दोनों को बड़ा करूं तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये बीम है या फिर रे है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, अगर मैं बड़े स्केल पे जाऊंगा तो मेरे को एक बीम बीम रे जैसी ही दिखेगी, मेरे को, मैं सिंगल सिंगल फोटॉन्स पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बड़े स्केल पे बीम को रे भी कंसिडर कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ मेरे पास में आती है रे ऑफ लाइट। अगर मेरे पास में मैं लाइट को ट्रैवल करा रहा हूं तो किसकी फॉर्म में ट्रैवल कराऊंगा, रे या फिर बीम, और बड़े स्केल पे मैं बीम को रे भी कंसिडर कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो अब अपन कंसिडर करते हैं कि लाइट के जो सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आए कहां से। ऑलराइट, मान लो मेरे पास में एक रे ऑफ लाइट थी जो यहां से यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ट्रैवल कर रही थी, मगर मैंने यहाँ पे इसके यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बना दिया। आप ऐसे चल रहे थे, आपका दोस्त आया, आप उसके इन्फ्लुएंस में आए, तीन चीजें हो सकती है, या तो आप पीछे चले जाओ, आपका बैकवर्ड मूवमेंट हो जाए, या तो आप आगे चले जाओ, अच्छा इंपैक्ट आ जाए, या फिर आप न्यूट्रल रहो। उस दोस्त के आने से, ये दोस्त है ना, उसके आने से आप या तो पीछे चले जाओगे, ठीक है, या तो आप नीचे चले जाओ, या तो आप आगे चले जाओगे, या तो आप वैसे के वैसे ही रहोगे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस दोस्त का आपके आपके ऊपर। तो लाइट भी अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो तीन फिनोमिना साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। फर्स्ट इज बाउंसिंग बैक, मतलब वापस चली गई, या तो सरफेस से नीचे चली गई, या फिर वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई। तो ये जो बाउंस बैक हुई उसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्शन, और ये जो नीचे गई उसको मैं बोलता हूं रिफ्रैक्शन, और ये जो अब्जॉर्ब हो गई उसको मैं बोलता हूं एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से देखो, चैप्टर के टॉपिक में मेरे को दो चीजें ही मिल रही है, ये तो खा गया मैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब हो गई तो मेरे को दिख नहीं रही है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर किसी के ज्यादा मार्क्स आ रहे तो मेरे को दिखेगा ना, तो यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो गई लाइट, ये तो मेरे को दिख ही नहीं रही, तो मैं इसकी बात ही क्यों करूंगा, खाना खा लिया उसकी बात थोड़ी करते है ना। यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे ये जा रही है, मेरे को दिख रही है, उसी की बात करूंगा मैं, जो दिखता है वो बिकता है। ऑलराइट, सो अब्जॉर्प्शन की बात मैं नहीं करूंगा। तीन फिनोमिना साइमल्टेनियसली अगर होते हैं। अब मैं पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन क्यों ले रहा हूं और दूसरा टॉपिक रिफ्रैक्शन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में तीन फिनोमिना साइमल्टेनियसली अकर होते हैं और सरफेस पे डिपेंड करता है कि ये फिनोमिना का रेशियो कितना कितना होगा। अगर मेरे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका रेशियो ज्यादा, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। मान लो ये 90% रिफ्लेक्शन कर रहा है, 5% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, 5% रिफ्रैक्शन कर रहा है, मगर मेरे पास में 90% रिफ्लेक्शन वाला, तो मैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलूंगा। अगर रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पे 90% आता है, यहाँ पे 5% आता, तो मैं इसको क्या बोलता, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, सो तीन फिनोमेना साइमल्टेनियसली अकर होते हैं एक सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। अपन बात किसी करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, एब्जॉर्प्शन की बात क्यों नहीं करेंगे, रीजन मैंने बता दिया। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपन रिफ्लेक्शन से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो रिफ्लेक्शन, दो चीजें अपने पास में इस टॉपिक में, सबसे पहली है रिफ्लेक्शन और दूसरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों अलग अलग चीजें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। ऑलराइट, सबसे पहले मीनिंग लिखता हूं मैं, बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग when it strikes a surface, when it strikes a
सरफेस। यहां से समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light when it strikes a surface. अब दोनों चीजें मेरे पास में है, मगर मैं इसमें पर्टिकुलर लाइट को कंसीडर कर रहा हूं, इसमें सारी चीजें आ गई। मैं मेरे को खुद को फेंकूंगा और मैं बाउंस बैक हो गया तो भी मेरा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में खाली लाइट को कंसीडर करूंगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे पास में वापस आ रही है, फिर बाउंस बैक होके कहीं और जा रही है उस सरफेस से स्ट्राइक करके। ऑलराइट, सो रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। मेरे पास में सरफेस थी, यहाँ पे लाइट आई और यहां से बाउंस बैक हो गई, नीचे जाएगी मगर रेशियो कम है, अब्सॉर्ब भी होगी मगर रेशियो कम है, इसलिए मैं बात करूंगा खाली रिफ्लेक्शन की। ऑलराइट, सो मेरे पास में ये समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये। अब अपन कंसीडर करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, ये बाउंसिंग बैक हुई, वो कैसे हुई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मेरे पास में यहाँ पे एक सरफेस है जिसको मैंने पॉलिश कर रखा है। पॉलिश कर दिया मतलब वो रिफ्लेक्टिंग बन गई, वो उसका मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, है ना। तो पॉलिश कुछ ऐसे करते, यहाँ पे ऐसे बनाते, डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते पॉलिश सरफेस को, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लाइट को डाला, लाइट को डाला, इसको क्या बोलूंगा मैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट को डाला और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो मैंने बोला कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। अभी हुआ कैसे, यहाँ पे लाइट आई और ये बाउंस बैक कैसे हो गई, इधर किसी ने थप्पड़ मारा क्या इसको। इसके लिए अपन को लाइट का वेव नेचर कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें वेव नेचर से प्रूव हो सकती है। ये सारी चीजें हायर क्लासेस में आती है, मैं आपको खाली ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक करती है वेव नेचर की फॉर्म में, तो यहाँ पे इस सरफेस, ये सरफेस कोरस्पॉन्डिंग वेव जनरेट करता है इस लाइट की फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और वो सरफेस एक कोरस्पॉन्डिंग लाइट जनरेट करती है उस डायरेक्शन में जहां पे ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है। ऑलराइट, डरने की कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, खाली अपने को रिफ्लेक्शन समझना है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं आपको रीजन बता रहा था या फिर एक्सप्लेन कर रहा था कि एक्चुअल में होता क्या है। ऑलराइट, सो यहाँ पे रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो लाइट आई दैट वाज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, उसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट हो गई रे, उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे लाइट आई और कुछ ऐसे इस एंगल पे चली गई, अब ऐसे ही तो नहीं जाएगी, यहाँ पे इधर स्ट्राइक करी, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, इसकी मर्जी पड़े जहाँ पे चली गई, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगी, ऐसे ही नहीं जाएगी, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगी, ये बहुत ओबीडियंट बच्चा है, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगी। ये बनाया मैंने, थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों बनाया मैंने। ऑलराइट, सो अपने पास में कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ फिक्स एंगल पे होती है, किसी तरीके से होती है, फिक्स सर्कमस्टेंसेस में होती है, तो उनको बोलते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगला टॉपिक है अपने पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ अपने पास में आता है कि ये जो इंसिडेंट, टोटल दो लॉज है अपने पास में। सबसे पहला लॉ है जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब किसके साथ में बनाती वो भी अपन देखते हैं, और क्यों देखते कि वो उसी के साथ में क्यों बनाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी, वो दोनों इक्वल होंगे। अब किसके साथ में बनाया, ये जो मैंने बनाई ना लाइन, इसके साथ में, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो सरफेस से परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये मैंने क्यों बनाया, और मेरे को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, मैं इसको भी तो ले सकता था ना। मान लो ये एंगल आई था और ये एंगल आर था,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना, ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से मैंने क्या बोला, ये दोनों इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, क्योंकि नॉर्मल के साथ में बना रहे, डेफिनेशन में को यही बोलती है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में को यही बोलता है, मगर मैं इसको क्यों नहीं ले रहा और इसको क्यों ले रहा हूं। मान लो ये भी तो इक्वली आएंगे, देखो ये 90 डिग्री और ये आई, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, ठीक है, और ये कितना होगा, ये आर है और ये 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस आर। अब आर और आई इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल आया, मगर मैंने इसको क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो था, ये नॉर्मल जो था वो दोनों रे के कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, इसके भी कॉमन आ रहा है और इसके भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको कंसीडर करता तो मेरे को इधर लेना पड़ता इसके लिए और उधर लेना पड़ता इसके लिए, इसलिए मैंने नॉर्मल को कंसीडर किया। ऑलराइट, बात समझ में आई। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, और ये होता है 90 डिग्री, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अपने पास में। सेकेंड लॉ में को क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and normal to the surface all lie in same plane। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इंसिडेंट रे थी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी और ये जो नॉर्मल थी, नॉर्मल टू द सरफेस, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जो प्लेन दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद में, ये उधर नहीं जाएगा, ये इसी प्लेन में लाई करेगा, अगर मैं इसी प्लेन में स्ट्राइक कर रहा हूं तो। ऑलराइट, सो ये मेरे पास में थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपन इनको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी काम करते हैं या फिर नहीं। सो ये मेरे पास में अपैरेटस है, यहाँ पे मिरर रखूंगा, प्लेन मिरर, और फिर मैं देखूंगा कि ये एंगल आई और एंगल आर और ये जो सेकंड लॉ है मेरे पास में, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में काम करता है या फिर नहीं, या फिर पागल बना रहे अपन को साइंस वाले। ऑलराइट, सो मेरे पास में लेजर लाइट है और मेरे पास में ये प्लेन मिरर है। मैं आपको प्लेन मिरर बता नहीं सकता, नहीं तो मेरा रूम सारा रिवील हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये मेरे पास में प्लेन मिरर है और ये मेरे पास में लेजर लाइट है। ऑलराइट, लेजर लाइट क्या करती है, लेजर लाइट अपने पास में एक बीम क्रिएट करती है, लाइट की बीम क्रिएट की, बीम क्रिएट करी ना, सो ये सारी बीम आ रही, और बड़े स्केल पे मैंने क्या बोला था, मैं बीम को रे कंसीडर कर सकता हूं, तो मेरे पास में एक सिंपल रे आएगी लाइट की। ऑलराइट, और मैं कंसीडर करूंगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर मैं प्रूव करूंगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं या फिर नहीं। सो लाइट्स ऑफ कर देते अपन, होप सो मेरी शक्ल दिखेगी आपको नाउ, आपको दिख रहा होगा ये, मैं थोड़ा सा लाइट को सेट कर देता हूं। होप सो दिख रहा हो ये ना। मेरे पास में यहाँ पे ये चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर में मैंने एंगल बना रखे 10 20 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तक जा रहा हूँ और 90 डिग्री से नीचे वापस जीरो पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं मिरर रखूंगा और सेम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे यहाँ पे मिरर था वैसे ही मैं यहाँ पे ये ऐसे इंसिडेंट रे डालूंगा और देखूंगा कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल आता है। मैं यहाँ पे डालूंगा 60 डिग्री पे, तो मेरे पास में यहाँ पे वापस 60 डिग्री पे ही लाइट जानी चाहिए, अगर नहीं गई तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये देखो, अगर मैंने लाइट यहाँ पे डाली तो 60 डिग्री पे 60 डिग्री के एंगल पे डाली तो मेरे पास में लाइट वापस 60 डिग्री पे ही जा रही है। देखो अगर मैं 70 डिग्री पे डालता तो 70 डिग्री पे डालता तो ये देखो वापस 70 डिग्री पे जा रही है। अगर 50 डिग्री पे डालता तो किसी भी एंगल पे डालू मेरे पास में सेम एंगल पे जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइट थी, ये जो लाइट थी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो आ रही थी जो, वो तो तीनों सेम प्लेन पे थी, ये जो नॉर्मल है अपने पास में, ठीक है। तो ये तीनों सेम प्लेन में थी, इसी चार्ट के प्लेन में अपन को लाइट दिख रही थी, है ना। सो मेरे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल लाइफ रियल लाइफ में भी प्रूव हो गए, ठीक है। अब मैंने जब बोला कि मैंने 60 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक किया 70 डिग्री पे स्ट्राइक किया, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये इधर से बन रहे, मेरे को यहां से लेने। अगर मैं 60 डिग्री पे बोलता हूं तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 30 डिग्री था उस समय। 70 डिग्री लेता तो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री आता। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आई। तो मेरे को ये सारी चीजें समझ में आई कि रियल लाइफ में एक्चुअल में अपने पास में होता क्या है, कि रिफ्लेक्शन रियल लाइफ में काम करते हैं या फिर नहीं।
अपन ने एक्चुअल में प्रूव किया कि रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। ऑलराइट, सो ये मेरे को सारी चीजें समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर मतलब एकदम प्लेन, एकदम सरफेस एकदम प्लेन है, फिक्स्ड, एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में रफ सरफेस आ जाती, रफ सरफेस आ जाती, कुछ ऐसी सरफेस आ जाती, तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते? करते, मगर अपन को बड़े स्केल पे लगता नहीं कि काम कर रहा है। यहां पे मैंने मान लो लाइट डाली और ये कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ सा था, तो ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल, नॉर्मल टू द सरफेस में अगर ऐसे बनाता हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है और दो तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में रफ सरफेस है। अगर मैं इस सरफेस को छोटे स्केल पे देखूं, मैं इसको हटा दूं और मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं, छोटी सी स्पेस को छोटे से स्केल पे देखो, तो ये छोटा सा सेगमेंट मेरे को एक स्ट्रेट लाइन लगेगा, और स्ट्रेट लाइन में तो मेरे पास में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते ही है ना। तो बड़े स्केल पे मैं उसके बिहेवियर को जज नहीं कर सकता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मेरे को उसके अंदर तक जाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो काम तो करते हैं मगर अपन को लगता नहीं कि काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अब अपन पढ़ते हैं ये जो प्लेन मिरर था, अपन इसको मिरर बोलते हैं एक्चुअल रियल लाइफ में। ये जो प्लेन मिरर था अपने पास में, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर मैं दो मिरर ले लूं तो किसी एंगल पे, मान लो मेरे पास में एक मिरर था यहाँ पे, इसको मैंने पॉलिश कर रखा है तो ये मिरर हो गया, और एक मिरर था मेरे पास में यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है मान लो थीटा। थीटा या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान लो एक्स ले लिया मैंने, एंगल कुछ भी ले सकता हूँ, नाम दिया है मैंने बस। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख रखा है। ठीक है, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कितनी होगी? यहाँ पे मैं अगर मैं खुद को मिरर, प्लेन मिरर के सामने देखता हूँ तो मेरे पास में एक इमेज बनती है, मेरी खुद की एक ही इमेज बनती है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन दो मिरर लगा तो एंगल चेंज करूँ तो मेरे पास में मेरी इमेज कितनी बनेगी, कितनी सारी इमेजेस बनेगी मेरी। ऑलराइट, सो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल्स टू n है अगर नंबर ऑफ इमेजेस, सो 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। अगर ये फैक्टर अपने पास में इवन आता है, ये फैक्टर अपने पास में इवन आता है, तो ये होगा अपने पास में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1, अगर ये इवन आता है तो। और अगर ये 360 बाय थीटा मेरे पास में ऑड आता है तो मेरे पास में n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ही होगा। मतलब कि अगर मेरे पास में 360 बाय थीटा इवन, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लेता हूं तो 360 अपॉन 90 कितना होगा? 4। अगर ये इवन आई, ये देखो 4 इवन आया, तो मेरे पास में n कितना होगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। 90 डिग्री, ये एंगल अगर 90 डिग्री होता तो मेरे पास में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती? 3। समझ में आई बात यहां तक? नाउ अगर मेरे पास में ऑड होता, अगर मैं थीटा 120 ले लेता तो 360 अपॉन 120 कितना होता है? 3। राइट, तो मेरे पास में n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा आता, और ये मेरे पास में क्या आता? n 3 नंबर ऑफ इमेजेस, और इधर भी 3 नंबर ऑफ इमेजेस। ऑलराइट, सो ये दोनों में वापस से मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ये रहा अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला मिरर, मैंने मेजर करके भी बता दिया आपको प्रूव करके। और यहाँ पे अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री वाला एंगल। ये देखो, डी से मैंने, प्रोटेक्टर से मैंने मेजर कर रखा है, मेरे पे विश्वास है। नाउ ये रही उनकी इमेजेस, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है उसमें, ये रही 90 डिग्री पे और ये रही 120 डिग्री पे। और इसमें मैंने एसिमेट्रिक क्यों रख रखा है? क्योंकि रेस के कॉम्बिनेशन में थोड़ी सहूलियत मिल जाए, मेरे को एक और इमेज मिल जाए उसकी। तो वो देखो, एक और इमेज जो मिल रही है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी अलग तरीके से मिल रही है, थोड़ी अंदर जाके मिल रही है ना। सो मेरे पास में यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, और नंबर ऑफ इमेजेस मेरे को यहाँ से इस फॉर्मूला से भी वही मिल रही है और एक्सपेरिमेंट से भी वो ही मिल रही है। समझ में आई बात? तो यहां तक अपन ने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, और रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रियल लाइफ में काम करते हैं या फिर नहीं, या फिर अपन को सिर्फ पागल बना रहे फिजिक्स वाले, है ना, फिजिक्स पढ़ने वाले, ये सारी चीजें। सो ये सारी चीजें मेरे को समझ में आई।
कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ऑलराइट, सो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी और आज अपना ये सारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन, फिर अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे, ये सारा लेक्चर रैप अप हो जाता है। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।